गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंस के आंसर राइटिंग किस तरह से किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस पे हम बात करेंगे जिन पे कि हम सभी को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। आप एक एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम को। सो दिस इज़ नॉट एकेडमिक डिग्री कि आप बाकी लोगों की तरह ही आंसर लिखेंगे जैसा बाकी सब ने लिखा, तो आप स्कोर जो करेंगे उससे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखनी है, डू समथिंग मोर का कंसेप्ट, थोड़ा और ज़्यादा, ये कंसेप्ट हमेशा हमें ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर बार आपको कोशिश ये करनी है कि आपका आंसर एनरिच करने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा और ज़्यादा प्रयास करना है। आपसे एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर तो वही देना है। आप उसके अलावा तो कुछ लिख नहीं लिख सकते, बिकॉज़ ये आपके पास आर्ट्स नहीं है, दिस इज़ लॉ। लॉ में लिमिटेशंस हैं। हर एक कॉमा का, एंड का, और का अर्थ है। बेवजह कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं डाली गई है और ना आपको डालनी है। आपने अगर कोई चीज़ मेंशन की है तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एसेंस होना चाहिए। एक ही चीज़ को एलाबरेट करके बार बार नहीं लिखना है। तो अपने आंसर को आपको एनरिच करने के लिए क्या करना है कि आप बाकी लोगों से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें और मार्क्स भी ज़्यादा गेट कर सकें। तो एक चीज़ तो पहले हमें छोटी सी ये ध्यान रखनी है कि ये थोड़ा और ज़्यादा का कंसेप्ट हमें करना क्यों है, क्योंकि हमें ये थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा हर क्वेश्चन में कुछ कुछ मार्क्स लेते हुए, थोड़े ज़्यादा मार्क्स लेते हुए अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाना है। एग्ज़ामिनर से हमें कुछ और ज़्यादा मार्क्स गेट करवाने हैं, हाँ लेने हैं, कि मतलब वो मजबूर हो जाए इस बात के लिए एग्ज़ामिनर कि इसने तो बाकी स्टूडेंट से अलग आंसर राइटिंग किया है, कुछ स्पेशल इसने हमें दिया है, इसलिए हमें भी इसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने पड़ेंगे, समथिंग एक्स्ट्रा। ये कंसेप्ट एग्ज़ामिनर से गेट करने के लिए आपको उसे कुछ देना पड़ेगा। गिव एंड टेक, पहले देना है और फिर आपको मिलेगा। तो ये समथिंग मोर का कंसेप्ट क्या करना है हमें कि एग्ज़ामिनर ने आपसे जो क्वेश्चन रेज़ किया है, आप उसका आंसर लिखने के साथ साथ उस प्रोविज़न से रिलेवेंट जो प्रोविज़न्स आपको लगते हैं उसे आप ऐड ऑन करें, उसे आप साथ में जोड़ें। कैसे? अगर आपको ये पूछा गया है कि व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी के अधिकार और कर्तव्य बताइए। ये आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है मेंस में। अब आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट्स जो हैं, प्रोबेशन ऑफिसर के राइट्स जो हैं और ड्यूटीज़ हमने स्टार्टिंग ही वहाँ से की है। राइट्स ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर लिख दिया हमने, देन ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर प्लस रिलेवेंट प्रोविजंस। ये हमारा अगर कोई केस लॉ है तो वो हम वहाँ मेंशन कर दिया, दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। और उसके बाद हम ये सोचते हैं हमने बिल्कुल परफेक्ट लिखा था, लेकिन हमें 5 में से 3 मार्क्स ही मिले हैं। हमने तो बिल्कुल वही जो एग्जामिनर ने मांगा वही हमने दिया है, उसके बावजूद भी इस क्वेश्चन में हमें 5 में से 3 मार्क्स ही मिले हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो आपने लिखा है बाकी सब ने भी वही आंसर लिखा है। अब 5 में से 5 आउट ऑफ 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कॉपी को स्पेशल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा कि आप इसमें रेलेवेंट प्रोविजंस को ऐड करो। सबसे पहले चूंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास मार्जिन है, ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, आपके पास यहाँ मार्जिन है कि आप इसमें प्रोविजंस को ऐड ऑन करके अपने आंसर को एनरिच कर सकते हो। बिकॉज ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये लेंदी आंसर्स में पॉसिबिलिटी होती है। और जिस तरह से ये 5 मार्क्स के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ हमारे पास स्कोप होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास ये स्कोप नहीं होता। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेशन ऑफिसर के राइट्स और ड्यूटीज़ लिखिए, तो आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे? आप उसको सबसे पहले ये बताइए कि प्रोबेशन ऑफिसर को डिफ़ाइन कहाँ किया गया है।
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का सेक्शन 2B से डिफाइन करता है। तो आप पहले तो ये बताइए कि इसको डिफाइन कहाँ किया गया है। उसके बाद आप ये बताइए कि इसका अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में बताया गया है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। अब ये दिस इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कि हमने सिर्फ प्रोबेशन ऑफिसर के राइट्स और ड्यूटीज़ बताने से पहले हमने ये बता दिया कि प्रोबेशन ऑफिसर होता कौन है, इसका क्या रोल होता है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। और हार्डली आपको इसको आंसर को यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आप 2-3 लाइन्स के अंदर आप इसे सम अप कर सकते हैं और इसको इलाबरेट नहीं करना, शॉर्ट पे से ही लिखना है। अब मेन बॉडी ऑफ द आंसर है, उसे आप इलाबरेट कीजिए, उसे आप विस्तार से लिखिए, जिसमें आपने प्रोविजंस के साथ में मेंशन कर दिया राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है प्रोबेशन ऑफिसर की। अब आप इसका कंक्लूज़न लिखिए। कंक्लूज़न में आप बताइए कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसके एक्ट्स के लिए उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बोनाफाइड एक्ट्स के लिए प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, ये एक पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। आईपीसी में जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है उसमें वहाँ पर उसे पब्लिक सर्वेंट भी माना गया है। ये प्रोविज़न्स के साथ एड ऑन कर दीजिए रिलेवेंट प्रोविजंस जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में इसके बारे में बताए गए हैं। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को एड ऑन कर दिया। आपने यहाँ पर सिर्फ 2-2 लाइनें ही, 3-3 लाइन स्टार्टिंग में और एंड में कंक्लूड करते हुए करी हैं इसको, और मेन बॉडी ऑफ द आंसर पे फोकस करते हुए आपने यहाँ पर इंट्रो और कंक्लूजन को जोड़ दिया। अब इसमें आपने 4 सेक्शन एड ऑन हो गए आपके। आपने अपॉइंटमेंट का सेक्शन बता दिया, आपने डेफिनेशन का सेक्शन बता दिया, आपने बोनाफाइड प्रोटेक्शन का बता दिया, प्रिविलेजेस और पब्लिक सर्वेंट की बात आपने बता दी, और सेक्शन याद है तो बहुत अच्छा आप कोट कर दीजिए। तो ये आपने चीज़ जैसे ऐड ऑन कर दी तो उससे क्या हो गया, आपने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ उसमें एनरिच कर दिया, आंसर में ऐड ऑन कर दिया, तो जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर भी इस बात के लिए अब यहाँ सोचेगा कि ये इसने इस स्टूडेंट ने बाकी अदर स्टूडेंट से ऐड ऑन करके चीज़ें हमें दी हैं, तो वो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। सपोज 3 की जगह यहाँ 4 मार्क्स मिल गए हमारे लिए, 3.5 मार्क्स भी मिल गए, आधा आधा नंबर भी हमें ज़्यादा मिल गया, दैट इज़ ओके विथ अस, क्योंकि हम 10 क्वेश्चंस के अंदर हाफ मार्क लेके भी, एक एक नंबर आगे लेके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से हम आगे ले जा सकते हैं मार्क्स को। तो आप अपने आंसर को एनरिच करने की कोशिश करें। ये एनरिच करने का काम आप कर सकते हैं रिलेवेंट प्रोविजंस को एड ऑन करके, जो संबंधित प्रावधान है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको एड ऑन कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये जब एड ऑन का कंसेप्ट या समथिंग मोर का कंसेप्ट आता है तो सबसे पहली बात, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में फॉलो ना कीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम अदर क्वेश्चंस के लिए आपको नहीं मिल पाएगा। हमें बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है। नंबर 2, आप ऐसा ना करें कि आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छा लेंदी आप बताते गए हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, फिर आपने इसका रोल बता दिया, इसका अपॉइंटमेंट डिटेल में बता दिया, और फिर उसके बाद जो मेन जो बॉडी ऑफ द आंसर है कि राइट्स और ड्यूटीज़, वो शॉर्ट में आ गए, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी स्विच ओवर होना है। ऐसा ना करें। आप रिलेवेंट प्रोविजंस को जब एड ऑन करते हैं तो वो सिर्फ एड ऑन होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ब्रीफ कर रहे हैं, एसेंस दे रहे हैं। एक लाइन में हमने बता दिया अपॉइंटमेंट इसका इस सेक्शन में बताया गया है, डिफाइन इसको यहाँ किया गया है, इतना इनफ है। आप उसे एलाबरेट ना करें, क्योंकि मेन आंसर वो नहीं है। हम अपने आंसर को एनरिच करने के लिए रिलेवेंट प्रोविज़न डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये उल्टा मामला हो जाए अगर आपने इसको प्रेजेंट ठीक से नहीं किया। तो रिलेवेंट प्रोविजंस को ऐड ऑन करते समय ध्यान रखें कि आपको इसे एलैबोरेट नहीं करना है, केवल टू द पॉइंट इसे ऐड ऑन करना है। इसके अलावा आप जब अपने आंसर को लिखते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग आपको करनी है, तो उसके लिए आपको फोकस इस चीज़ पे भी करना चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, ठीक से सुंदर अक्षर होने चाहिए, और बहुत काटा पीटी करके ना लिखा गया हो। आपने अगर अच्छी हैंड राइटिंग में, सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर आपने आंसर लिखा है और काटा छाटी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करी है आपने, तो इस बात का भी प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है। अब आप कहेंगे कि हैंडराइटिंग तो हमारी जैसी है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं चेंज, अब इतने सालों, अब यहाँ तक आ गए हम डबल ग्रेजुएशन करके, और उसके बाद भी समय हो गया स्ट्रगल करते हुए, अब हैंडराइटिंग का कोर्स तो हम नहीं करने वाले।
बिल्कुल सही है ये बात। हम हैंडराइटिंग का कोर्स नहीं करने वाले, इतना समय नहीं है हमारे पास, हम ध्यान नहीं दे सकते इस बात पे। लेकिन हम थोड़ा-सा प्रयास इस बात का बस ये कर सकते हैं कि एवरीडे जब आप लिखने जा रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, आप जो अपनी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर राइट नाउ या नोट्स लिख रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, आप उसे लिखते समय हर हर रोज़ सिर्फ इतना ध्यान दें कि मैं कल से थोड़ा-सा बेहतर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो जो आपने जो हैंडराइटिंग लिखी है, आप उससे कोशिश करें कि हल्का-सा इम्प्रूवमेंट आज मुझे और करके देखने की कोशिश करनी है कि मुझे थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग के अंदर साफ़-सुथरा लिखना है, ऐसे वर्ड्स ऐसे लिखने कि साफ-साफ दिखाई दे रहे हों, बहुत ज़्यादा छोटे अक्षर या बहुत ज़्यादा बड़े अक्षर नहीं होने चाहिए और साफ़-सुथरा लिखें। और इसी तरह एवरीडे आप प्रयास करें। थोड़ा प्रयास एवरीडे करने से आपकी हैंडराइटिंग में 19-20, 18-20 का फ़र्क आ जाएगा। और हम इतना ही कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए कि हम हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए हम कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छी हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा प्रयास एवरीडे करें। एक और ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है एग्ज़ामिनेशंस को क्रैक करने के लिए, जब आप मेन एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है। लॉ में रीडिंग ऑफ लॉ, राइटिंग ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, तीनों डिफरेंट कंसेप्ट है और तीनों पे हमें अलग अलग करके फोकस करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रीडिंग ऑफ लॉ, आप लॉ को पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो रटाफिकेशन थ्योरी यहाँ फेल है ना। आप उसके साथ एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। रटाफिकेशन थ्योरी काम भी नहीं करने वाली है, क्योंकि कितने प्रोविजंस आप रट लोगे। आपको तो लर्न करने के साथ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे ज़रूरी काम होगा। तो कंसेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप कहते हो मैं स्टडीज़ को 8-8 घंटे टाइम दे रहा हूँ, 10 घंटे दे रहा हूँ, मेरी जो कैपेसिटी है उसमें मैंने अब 12 घंटे कर दिया और उसके बावजूद भी मेरा एग्ज़ाम ये क्रैक नहीं हुआ और मैं अब डिसअपॉइंट हूँ। पता नहीं और लोगों का सिलेक्शन कैसे हो गया, इन्होंने कुछ रिश्वत दी होगी या फलां सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने लग गए। अब हमें एक चीज़ पे फोकस जो करना चाहिए, मेन वो तो किया नहीं हमने कि हमारी कहाँ गलती रह गई, उस पे फोकस करना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने पूरे साल पढ़ाई तो बहुत की, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन हमने रिटन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काम नहीं किया। लिखना अपनी जगह है, याद करना और पढ़ना अपनी जगह है, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। तो आपको रिटन प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आप आंसर राइटिंग की कोशिश करें। आप जो भी क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक्स हैं, उन क्वेश्चन बैंक्स को आप लेके लिखिए, आंसर राइटिंग की कोशिश कीजिए। आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए या फिर आपने कुछ नोट्स आप तैयार कर रहे हैं वो आप लिखिए। तो या कोई आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग स्किल एवरीडे आपका एक रूटीन बन जाए। लिखना आप नहीं है, आपको एक रूटीन बन जाए कि आपको ये पेपर याद करके सॉल्व करना है। आप खुद से तैयारी कीजिए, क्वेश्चन पेपर निकालिए और एवरीडे आप कभी ऐसे राइटिंग कीजिए, हिंदी इंग्लिश ऐसे, कभी जजमेंट राइटिंग, मतलब थोड़ा समय अपने टाइम टेबल में से पढ़ने के अलावा लिखने को भी दीजिए। होता क्या है कि हम बहुत सारा पढ़ तो लिए हैं, जब उसको हमें समराइज वे से एग्ज़ाम में लिखने बैठना है, हम सीधे एग्जामिनेशन हॉल में उसको मेंस का आंसर राइटिंग करने चलते हैं, तो वहाँ एकदम से वैक्यूम हो जाता है कि शब्द नहीं मिल पाते, हमें क्या लिखना था, कैसे लिखना था, कितना लिखना था। वो एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप अपनी एक हैबिट बनाइए, मेक दिस अ हैबिट कि मुझे लिखना भी है। तो मेंस क्लियर करने के लिए आपको रिटन बहुत ज़्यादा काम आएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि हमें वहाँ टाइम लिमिट का ध्यान रखना होता है, किस क्वेश्चन को कितना वेटेज देना है, कितना कहाँ लिखना है। कोई क्वेश्चन हम बहुत लेंदी और कोई बहुत शॉर्ट में हम नहीं कर दें, ज़रूरी बात हम बता दें, तो वो सारा टाइम मैनेजमेंट के साथ करने के लिए आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो वो आपको करनी चाहिए। प्लस मेंस की सीरीज़ लिखते समय हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आंसर जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स अपने आंसर में जहाँ केस लॉज लिखते हैं या प्रोविजंस लिखते हैं, तो उस आंसर को इस तरह ना लिखें कि एग्ज़ामिनर को जो है वो सारी चीज़ें आपने खिचड़ी बना के दे दी हैं। मतलब वो एक पार्टली होना चाहिए, पूरा एक पैरा में नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर को ढूंढना पड़े कि आंसर कहाँ है। ठीक है,
इसका एक कंसेप्ट कैसे काम करता है, पहले एक 3D मूवी आती थी, वो हमें अलग से एक दिया जाता था, स्पेक्स दिया जाता था कि आपको ये वेयर करना है, और फिर आपको सामने आगे आगे सारे कैरेक्टर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके की मूवीज़ भी पहले आती थी कि 3D मूवी जिसको कहते हैं, कि ये आप बहुत सालों पहले की मुझे बात ध्यान है, तो वो अभी आपको एग्जांपल देने के काम आ गई। तो उसमें क्या हो रहा है कि कैरेक्टर सारे सामने आ रहे हैं, हमारे हमारे सामने आके वो कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रहा है। हमें लग रहा है ये गन आ रही है, हमारे पास आ रही है, इस तरीके की मूवी बना दी। अब आपको ये 3D चश्मा जो है वो एग्जामिनर को पहनाना है। वो किस तरीके से, कि आप अपने आंसर को इस तरह से प्रेजेंट करो कि उसको ढूंढना ना पड़े आपके आंसर को। आपका आंसर जो प्रेजेंटेशन किया हुआ है वो इस तरीके का किया हुआ है कि एग्जामिनर साफ तौर पे देख सकता है, हाईलाइटेड है हर एक चीज़, कि केस लॉज अलग प्रेजेंट हो रहा है, पॉइंट वाइज ये 4 बातें इसमें डिफरेंस की पूछी हैं नज़र आ रही हैं, ये प्रोविज़न्स अलग से दिख रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं कि आंसर राइटिंग करते समय हमें क्या करना है, आंसर को पैरा में ना लिख के पॉइंट्स में लिखना है, केस लॉज का प्रेजेंटेशन किस तरह करना है, और इसको प्रोविज़न्स को लिखना कैसे है, पैरा में ना लिख के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के रूप में लिखना है, ज़रूरी है जहाँ अंडरलाइन करना है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग के जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी बता सकते हैं, और आप खुद से भी कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की, तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट होंगी कि किस तरह से मैनेज होना है, लिखना कैसे है। तो लिखने का मतलब, अब प्रेजेंटेशन जो है उस पर फोकस करिए। आप आपके दिमाग में जो भी चीज़ें गैदर्ड हैं उसको आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए। देखिए, प्रेजेंटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बहुत अच्छी सी रेसिपी बनी है, अब उस रेसिपी के को गार्निश भी किया जाता है आपके सामने लाने से पहले। एक तो होता है एज इट इज़ सर्व कर दिया जाए, टेस्ट तो वैसा का वैसा ही रहेगा, चीज़ का स्वाद भी वैसा का वैसा ही है, क्वालिटीज़ उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो सब वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन अगर हम उसमें गार्निशिंग कर देते हैं तो उस चीज़ का वैल्यू अलग ही लगने लग जाता है। उसके भी मार्क्स आप दे देते हो बनाने वाले को, येस प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने इसका गार्निशिंग किया है, बहुत अच्छे से आपने इसको सजाया है प्लेट में, तो उसका हमारे को महत्व अलग ही नज़र आया। दोनों चीज़ों का भले ही हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ गार्निशिंग का ही इम्पोर्टेंट है, अंदर से इंग्रेडिएंट और कंटेंट तो कुछ नहीं है, केवल गार्निशिंग तो कुछ नहीं करने वाला है ना। तो मेन जो इंग्रेडिएंट है, आंसर जो है, कंटेंट जो है, आपका नंबर तो आपको वही देगा, लेकिन हम एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से मार्क्स हमें ज़्यादा बाकी लोगों से कैसे मिलने हैं, तो उसके लिए हमें गार्निशिंग का कंसेप्ट मींस प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप अपने आंसर को एनरिच कीजिए, उसको प्रेजेंटेशन इस तरह से कीजिए कि एग्जामिनर को आपके आंसर को फाइंड आउट नहीं करना पड़े, उसको आपका आंसर बिल्कुल अलग से हाईलाइटेड होकर हर एक चीज़ प्रेजेंट हो रही हो, ताकि वो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे से दे। अब कोई एग्जामिनर के पास कॉपी ऐसी आई है जहाँ हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर है, प्रेजेंटेशन उसने अच्छा किया हुआ है, एड ऑन करके रिलेवेंट प्रोविजंस को दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बाकी लोगों से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो हमने लिखा है, नॉलेज हमारी उतनी ही है, उसी नॉलेज को बस प्रेजेंट थोड़ा सा अलग तरीके से करने की यहाँ बात हो रही है। आपको याद था कि राइट्स और ड्यूटीज़ के अलावा प्रोबेशन ऑफिसर का डिफ़ाइन कहाँ किया गया, प्रिविलेजेस कौन से सेक्शन में है, इसे पब्लिक सर्वेंट माना गया, लेकिन क्योंकि पूछा नहीं था एग्जामिनर ने तो हमें देने की वहाँ कहाँ ज़रूरत थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने एग्जामिनर को ये बताना है कि आप बाकी लोगों से अलग हो, आप अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग हो, इसलिए आपको मार्क्स भी अलग मिलने चाहिए, ज़्यादा मिलने चाहिए, और आपका सिलेक्शन जो है ये करवाने में चीज़ आपको मदद करेगी। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि आरजीएस के एग्ज़ाम में या किसी भी अदर जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो स्टेजेस हैं उसमें इन जनरल सब जगह पर पहले प्री हो रहा है, फिर मेंस हो रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है, ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब जो प्री का आपका पेपर होता है उसमें तो आपको
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 4 में से एक चूज़ करना है आंसर, राइट आंसर। तो कई बार हमारा आंसर जो है वो सही होते हुए गलत हो जाता है और गलत होते हुए भी सही हो जाता है। वहाँ क्योंकि हम जल्दबाजी में हमने सही आंसर हमें आते हुए हमने गलती कर दी, ठीक है, और या बाय चांस तुक्का लग गया और ये हमारा आंसर सही हो गया, है ना। तो वहाँ एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है आपके बारे में जानने के लिए। लेकिन जब आप मेंस की कॉपी लिख रहे हो तो यानी आप अपने मंजिल के और ज़्यादा करीब आ गए हो। फिर मेंस क्लियर करते ही बस एक स्टेप दूर रह जाते हो, इंटरव्यू क्लियर करते ही आप आगे निकलते हैं। प्लस आपका मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो एड ऑन होके, मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो मिलके आपका रिज़ल्ट बनता है। और इंटरव्यू भी मात्र 35 मार्क्स का है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो आरजेएस में इंटरव्यू केवल 35 मार्क्स का है और मेन जो आंसर आप मेंस लिखते हो वो 300 मार्क्स का है। तो ये इन दोनों को 335 को मिलके रैंकिंग बनती है। तो आपके पास कितना अच्छा स्कोप है मेंस के लिए कि आपने प्री के मार्क्स तो नहीं जुड़ रहे हैं लेकिन मेंस के मार्क्स आपके जुड़ रहे हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कितना अच्छा स्कोप है कि आप मेंस के लिए मेहनत करके पहले से अच्छा स्कोप ले लो। आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिए जिससे कि इंटरव्यू में अगर मिनिमम मार्क्स भी आपने लिए हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो। तो मेंस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि आप तो इंटरव्यू हॉल में लेटर ऑन जा रहे हो। अभी एग्ज़ामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है 300 नंबर मतलब वो उसके पास है और केवल 10% मीन्स 35 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो जहाँ आपका इतना बड़ा जो डिसाइड कर रहा है, करियर डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो आपका मेंस का एग्ज़ामिनर है। हम इंटरव्यू बोर्ड को तो हम वेटेज देते हैं कि भाई इंटरव्यू बोर्ड में कौन बैठा है, वो पता नहीं कैसा व्यक्ति है, हमसे कैसे सवाल कर रहा है। लेकिन जो एग्ज़ामिनर जो रिटन में आपको मार्क्स दे रहा है उसकी कोई कम वैल्यू नहीं है। वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है जो पीछे बैठा हुआ है, मूवी के पीछे बैठ के बनाने वाला मूवी वो डायरेक्टर। तो ये बहुत बड़ी भूमिका इस मेंस के एग्ज़ामिनर की होती है जो 300 नंबर में से आपको मार्क्स दे करके और आपका भविष्य तय करता है। आप इसके बारे में सोचिए, आप इसको अच्छा दीजिए। आप इसको क्या बताइए, इससे तो आप मिलते नहीं हो, इस मेंस के एग्ज़ामिनर से तो आपका मिलना होता नहीं है। इससे कौन मिलता है? आपकी कॉपी मिलती है, आपकी आंसर शीट मिलती है। आपकी आंसर शीट प्रेजेंट कर रही है आपको ए नाम का व्यक्ति कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, इसके विचार क्या हैं, ये सब आपकी पर्सनालिटी आपकी उस लिखावट में नज़र आ रही है। आपने कैसा लिखावट करी है, आपने कंटेंट क्या लिखे हैं, वो सबसे पहले जाके आपने अपने वहाँ पे प्रेजेंट हो गए। आप अपनी कॉपी के ज़रिए प्रेजेंट हो गए एग्ज़ामिनर के सामने। वो आपको मिल रहा है, आपकी कॉपी के ज़रिए आपको जान रहा है, आपके व्यक्तित्व को जान रहा है। तो आपकी लिखावट और आपने जो लिखा है ये बहुत बड़ा रोल रखती है। आप क्या बोलने वाले हैं, आप कैसे हैं, आपके विचार क्या हैं, आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं या नहीं, ये इंटरव्यू बोर्ड डिसाइड करता है इंटरव्यू की स्टेज पे जो थर्ड स्टेप आता है। लेकिन आप कैसा लिख रहे हो इसके आधार पर ही तय होता है। एग्ज़ामिनर जो रिटन आपकी कॉपीज़ चेक करता है वो ये डिसाइड करता है कि ये कैंडिडेट डिज़र्विंग है या नहीं। आपकी कॉपी इतना बड़ा रोल रखती है। मतलब आप खुद जा रहे हो, वही रोल आपकी कॉपी के जाने का है। अब मैं तो कहूँगी उससे ज़्यादा है, क्योंकि कई बार हम कुछ बातें एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं बोर्ड के सामने। हम कितने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे हम कितना बता सके कितना नहीं। लेकिन रिटन में आपके पास बहुत अच्छा स्कोप हो गया है। यहाँ पे 4 कॉपीज़ हैं आपके पास, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, हिंदी, इंग्लिश, और जितना आप अपने व्यूज़ को भी इसमें डाल सकते हो। इनफैक्ट आप अपने आंसर को एनरिच करने के लिए आप जहाँ आपके पास स्कोप है, हर जगह नहीं, वहाँ तो हमारे पास लॉ में बहुत लिमिटेशंस होती हैं। तो आपको जहाँ स्कोप मिल जाए कि भाई यहाँ मैं अपने ओपिनियन भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, मैं एग्ज़ामिनर को बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या सोच रखता हूँ, तो वहाँ आपको मौका मिल जाए। जैसे लैंग्वेज पेपर्स के जब अपन ऐसे राइटिंग करते हैं तो वहाँ अपने को मौका मिल जाता है। या कुछ क्वेश्चन अगर आपसे अपने को पूछा जा रहा है कि आप अपने ओपिनियन बताओ वहाँ पर इस कंसेप्ट या प्रॉब्लम के बारे में, वहाँ आप बता सकते हो। तो कोई मौका मत छोड़ो एग्ज़ामिनर को ये बताने का कि हु यू आर डिज़र्विंग और नॉट, आपको बाकी लोगों से बेहतर मार्क्स क्यों मिलने चाहिए। तो ये आप बताने का मौका मत छोड़ो। मेंस राइटिंग को वेटेज दो आप लोग।
और अगर आपने इस बात पे फोकस किया तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाओगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पे कई बार हमारा ध्यान जाता नहीं है, लेकिन आपको गौर करना चाहिए क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है, अल्टीमेटली अपने गोल की तरफ आपको जाना है। तो इसी के साथ मैं आज की बात यहीं ख़त्म करती हूँ और अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसी जनरल टॉपिक को लेंगे डिस्कशन को कि हमें आंसर राइटिंग में और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।